टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन से 5 टाइप के रिएक्शंस है अब देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये टाइप्स में भी आता है, हम उससे अलग से पकड़ सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स है। चलो पहले अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए एक्टिविटी दी गई है एनसीईआरटी में, वो एक्टिविटी देख लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन में जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट बीकर में लेना है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विकलाइन। ये याद रखना कि कैल्शियम का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्विकलाइन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बहुत सी बार आपको दिया जाएगा कि व्हाट इज रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विथ वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जगह क्विकलाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्विकलाइन में क्या करो, वाटर ऐड करो, टच द बीकर। तो हमें क्या पता चलेगा, हम जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिक्स कर देते हैं तो वो ये बीकर गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉट, गर्म हो जाएगा। और जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकेट लाइम प्लस हीट। ये हमने इसके पहले भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये तो अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आप लोगों ने जो व्हाइट चूना देखा हुआ है ना घर पे, यही वो जो सॉलिड फॉर्म में रहता है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और जो हम पानी में भिगो देते हैं उसके बाद बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जहां पे भी मिनिमम दो से ज्यादा, सपोज एक है ए, दूसरा है बी, क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो ए बी या ए बी सी, 3 मटेरियल ले लो, सब्सटेंसेस या मटेरियल, और उससे क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। तो इस टाइप से मतलब 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, तो उस टाइप के जिस रिएक्शन में ये बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके जो नया सब्सटेंस बनेगा, उस टाइप्स के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो अब इंग्लिश में कैसे लिखना है उसको देखते हैं। इधर देखो नीचे मैंने ये डेफिनेशन लिखा है, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, कितने, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कितना सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, सिंगल सब्सटेंस, आर कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही डेफिनेशन दूसरी तरह से किस लिख सकते हैं, ये नीचे दिया मैंने, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स, क्या है, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या, 2 और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऊपर की ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है, लेकिन नीचे की भी लिख सकते हो। अब देखो जो हमने एग्जांपल देखा था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो यहाँ पे बना हुआ है सिलिकेट लाइम, ये हम क्या करते हैं, वॉल को व्हाइट वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल को व्हाइट वॉश करेंगे तब क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रहता है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, वो हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और किसका लेयर बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन ये इमीडिएटली नहीं बनेगा, ये आफ्टर 2 to 3 डेज के बाद ये लेयर बनाना चालू करेगा। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स एंड इट विल फॉर्म अ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। तो इससे क्या हो जाएगी, थोड़ी वॉल्स को शाइनी फिनिश आ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, वॉल्स को थोड़ी शाइनी फिनिश बन जाएगी। अभी ये जो शाइनी फिनिश बन जाएगी ना, उसका फॉर्मूला क्या है पता है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला रहेगा CaCO3। उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 है। तो जो हम व्हाइट वॉश वॉल को करते हैं उसके बाद थोड़ा शाइनी फिनिश आता है, तो हम उसको कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनता है, वो उसका फॉर्मूला और मार्बल का फॉर्मूला सेम है। मार्बल फॉर्मूला इज आल्सो CaCO3। चलो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। बर्निंग ऑफ कोल,
बर्निंग ऑफ कोल मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स द CO2। यहाँ पे देखो दो अलग अलग सब्सटेंसेस है या एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, उससे क्या बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया यहाँ पे। उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गैस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है, उससे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो आपको क्या पूछा जाएगा एग्जाम पे, कोई भी एक टाइप की रिएक्शन पूछी जाएगी और उसको एग्जाम्पल भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए डेफिनेशन भी याद रखना और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी याद रखना। ठीक है, अभी देखो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऑलरेडी देखा हुआ है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कभी एक्सोथर्मिक में ही आएगा। तो ये भी एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के। बर्निंग ग्लूकोज का भी देखा हुआ है और डिकम्पोज, चलो ठीक है, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल सिर्फ हमने देखा है तो एक बार देख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो वेजिटेबल मैटर का जो कंपोस्ट बनता है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ये एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी पीछे देखा हुआ है। चलो अभी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल देख लेते हैं। किसके एग्जांपल से, सभी ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब मिक्स होता है तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। आप बोलोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों लिखा है, क्योंकि ये गैस फॉर्म है, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, लेकिन गैसियस फॉर्म में ही है। जनरली जब एक्वियस फॉर्म में होता है तब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे देखो स्टेट क्या है दोनों की, गैस, कॉम्बिनेशन होके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो देखो आप जितने एग्जांपल्स देखोगे ना, तो आपको अगर कोई मिसिंग कंपोनेंट दिया जाएगा एग्जाम पे और आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अननोन रिएक्शन आती है तो सर हमें आता नहीं है तो क्या करें। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देखो तो आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा वाला एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई मतलब 3, तो यहाँ पे SO3, ये बैलेंस इक्वेशन है इसलिए आगे 2 लिखा हुआ। ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में। चलो अब ये एग्जांपल हो गए। अब जाते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन पे। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था, 2 से 1 बनता है, लेकिन डीकंपोजिशन में क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या रहेगा, इसमें कोई भी सपोज एक कंपाउंड है AB और वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। किसमें स्प्लिट हो जाएगा, A प्लस B। तो अभी देखो ये सिर्फ मैंने 2 कंपाउंड वाला लिया, लेकिन 3 एलिमेंट्स वाला कोई कंपाउंड होगा या कोई ऐसे कंपाउंड्स हो गए कि जो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ABC वाला होगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। तो जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप में। दोज रिएक्शंस इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर, सिर्फ 2 कंपल्सरी नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी देखो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन समझने के लिए हमें एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी दी है 1.5, तो हम ये देख लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट कलर ऑफ द क्रिस्टल, फेरस क्रिस्टल्स। नाउ हीट द बॉइलिंग ट्यूब, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। देखो फेरस सल्फेट का कलर इस टाइप का ग्रीन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हीट और ये डिकम्पोजिशन है इसलिए डिकम्पोजिशन लिखा हुआ। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर, हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें स्टार्टिंग में ना फेरस सल्फेट में कुछ वाटर के ये भी रहते हैं, उसके साथ कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं हम बोल सकते हैं, या उसमें इनबिल्ट वाटर ही रहता है, कुछ फ्यू ड्रॉप्स रहेंगे। तो हम जब बॉईल करना चालू कर देंगे फेरस सल्फेट को, तो उसमें से पहले क्या हो जाएगा, जो वाटर है ना वो पहले निकल जाएगा,
और उसकी वजह से वाटर लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और उसके बाद ओरिजिनल रिएक्शन चालू हो जाएगी। तो वो क्या कन्वर्ट करेगा उसको फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस केस में आप देखो यहाँ पे आपको अगर कलर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ये जो ब्राउन कलर है ये फेरिक ऑक्साइड का है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी इससे रिलीज हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जब अगर कोई रिएक्शन कर रहा है तो आपको ये जो गैस है ना, इस गैस का जो है कौन से गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का स्मेल मत लेना, क्योंकि इससे क्या है थोड़ा पंजेंट और रोटन, मतलब थोड़ा गंदा स्मेल आता है। और दीज गैसेस आर टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब ये हेल्थ के लिए किसी को थोड़ा चक्कर आ सकता है या वो गिर जा सकता है। इसलिए आपको क्या करो, मुंह पे कुछ ढक लो या उसका टेस्ट ट्यूब जहाँ से गैस बाहर आ रहा है, यहाँ से गैस बाहर आ रहा है तो वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में कर दो। तो दिस गैस यू शुड नॉट इनहेल। इस गैस को हमें क्या करना है, इनहेल नहीं करना है। तो देखो ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो हमने एक्टिविटी के साथ ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लिया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अलग अलग एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना देना चाहता हूं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ये क्या है, डीकम्पोजिशन के 3 टाइप्स है। अभी एक एक देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, उसको हमने अभी मार्बल भी बोला था, मार्बल, लाइमस्टोन, ये अलग अलग नाम है कैल्शियम कार्बोनेट के। हमने अगर उसको हीट किया तो इस केस में क्या प्रिपेयर होता है, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्विक लाइम क्या है, सॉलिड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो गैस स्टेट में, ये आपको तो पता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट इस टाइप का दिखेगा लाइमस्टोन, और कैल्शियम ऑक्साइड गैस इस पाउडर फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, हम यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज अ थर्मल डीकम्पोजिशन। हमने अभी क्या देखे थे, 3 टाइप देखे थे डीकम्पोजिशन में, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। मतलब जिसमें हीट दी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। ये भी किसका एग्जांपल है, थर्मल डीकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी है। देखो आप लोग बोलोगे सर आप एक्टिविटी पे कितना ध्यान क्यों दे रहे हो, कभी कभी एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। देख लेना आपको एनसीईआरटी बुक में भी या एग्जाम के कुछ सैंपल पेपर देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। इसीलिए आपको एक्टिविटी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, या एक्टिविटी की रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये एक्टिविटी पढ़ो, या जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अच्छी तरह से सुनो। देखो टेक अ 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट पाउडर। हम क्या करेंगे, लीड नाइट्रेट पाउडर एक बॉइलिंग ट्यूब में लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ट्यूब को ये पेयर ऑफ टोंग्स है उससे पकड़ेंगे और उसको हम क्या करेंगे, फ्लेम के ऊपर हीट करना चालू कर देंगे। तो उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि लीड मोनोऑक्साइड येलो वो सॉलिड नीचे बन जाएगा, लेकिन इससे कुछ फ्यूम्स या जो गैसियस स्टेट में कुछ बाहर आना जाएगा, उसका कलर क्या रहेगा, ब्राउन रहेगा। आप यहाँ पे भी देख रहोगे तो ये ब्राउन कलर का क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ये फ्यूम्स या जो गैस है वो कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके साथ कुछ दूसरा गैस, कलरलेस गैस भी होगा, वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। तो देखो लीड नाइट्रेट हमने जो लिखा है वो कलरलेस है, या इनडायरेक्टली उसको हम क्या बोल सकते हैं, व्हाइट कलर का भी। और ये जो लीड मोनोऑक्साइड है ना वो येलो कलर का है। देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ और कलर भी बता रहा हूँ, तो आपको कलर्स भी ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी बोला जाएगा आपको कि व्हेन द कलरलेस लीड नाइट्रेट इज हीटेड, तो कोई ब्राउन फ्यूम्स आ जाएंगे, तो वो ब्राउन फ्यूम कौन सी है, तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है ये पता होना चाहिए। या बोला जाएगा कि द येलो कंपाउंड इज फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि लीड मोनोऑक्साइड का कलर येलो होता है। तो आपको ये कलर्स भी कंपाउंड्स के याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है। तो ठीक है, तो लीड मोनोऑक्साइड येलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स इस तरह से बन जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है,
थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के अंदर जो थर्मल टाइप है उसका एग्जाम्पल है। अब देखो हम अभी डिकम्पोजिशन के दूसरे टाइप पे जाते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो थर्मल के केस में हीट था, इलेक्ट्रोलिसिस के केस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा। अब ये एक्टिविटी है आपके बुक में और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो इस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लास्टिक मग लेना है। क्या करना है, ये प्लास्टिक मग लेना है, 2 ग्राफाइट्स के रॉड लेना है, उसको एक रबर स्टॉपर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रबर स्टॉपर। आप मग में क्या करो, 2 होल्स करो और उसको ये 2 ग्राफाइट के रॉड है वो आपको फिट करना है। फिट करने के बाद आपको उसको वाटर पोर करना है। कहाँ तक वाटर आपको डालना है उसमें, ये जो है ना यहाँ पे ग्राफाइट से ऊपर थोड़ा वाटर लेवल होनी चाहिए। ग्राफाइट से थोड़ी ऊपर तक क्या होनी चाहिए, उसकी वाटर की लेवल होनी चाहिए। आप क्या करो, आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लो। टेस्ट ट्यूब आपको इस तरह से इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड आपको उस 2 ग्राफाइट अलग अलग रॉड्स के ऊपर डालना है। और ये ग्राफाइट रॉड को नीचे से क्या करना है, बैटरी के साथ एक पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्शन 2 अलग अलग रॉड को देना है। अब देखो जहाँ पे पॉजिटिव कनेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस रॉड को एनोड, और जहाँ पे निगेटिव कनेक्शन होगा उस रॉड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव की तरफ क्या होता है और निगेटिव की तरफ। तो बैटरी का जो पॉजिटिव कनेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, और जहाँ पे बैटरी का निगेटिव कनेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। अभी अपना सेटअप पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन कर देंगे या बैटरी को ऑन कर देंगे, जो बटन होगा उसको ऑन कर देंगे, स्विच को, और वी विल कीप दिस apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। तो उसको बाद आपको क्या दिखेगा, इस तरह से आपको वहां पे बबल्स दिखेंगे, जो जीरो दिख रहा है ना, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये क्या है, बबल्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी, यहाँ पे ना ये पानी के साथ आपको क्या करना है, मैं भूल गया बोलना, सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको फ्यू ड्रॉप्स अब डालने हैं, सिर्फ कुछ ही ड्रॉप्स क्या डालने हैं आपको, सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं। वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा, क्यों, सिर्फ टू स्पीड अप द प्रोसेस, ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट करने के लिए हम थोड़े फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेते हैं। याद रखना कि टू स्पीड अप द प्रोसेस हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेते हैं। चलो हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया, कुछ देर के लिए हमने उसको अनडिस्टर्ब रखा, तो बबल्स आना चालू होगा। अभी वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2 है, H2O है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के जो गैसेस एटम्स है उसके अंदर वो स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे वाटर, पहले ना हमने जब टेस्ट ट्यूब डाली थी तो ये लेवल में डिफरेंस नहीं था। क्या नहीं था, यहाँ पे लेवल में डिफरेंस नहीं था, लेकिन बाद में यहाँ पे आपको लेवल में डिफरेंस दिखेगा। देखो यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा ज़्यादा है। अब ये क्यों है, हमारा ये क्या है, कैथोड है। कैथोड क्या मतलब, निगेटिव है। अभी H2O में पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है, तो ऑक्सीजन हमेशा क्या रहता है, निगेटिव रहता है। निगेटिव क्या करेगा, एनोड की तरफ जाएगा, और इसमें हाइड्रोजन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, तो इधर क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और इधर क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो ऑक्सीजन इतने कितने हैं, एक ही है ऑक्सीजन का, लेकिन हाइड्रोजन 2 टाइम्स है ऑक्सीजन के। इसीलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन का गैस जमा हो जाएगा ना, इट इज 2 टाइम्स एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन का गैस 2 टाइम्स हो जाएगा ऑक्सीजन के गैस में। यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। इसीलिए ऑक्सीजन अगर कुछ है तो टेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम, इसीलिए डबल हो जाएगा। यहाँ पे जो गैस है वो डबल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आपको वाटर लेवल में क्या हो जाएगा, डिफरेंस दिखेगा। चलो आपको लिखना कैसे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया एक्टिविटी में भी, दीज 2 गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग, अच्छा अभी हमने क्या देखा, वॉल्यूम के बारे में देखा कि यहाँ पे 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है और 1 टाइम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के केस में कि आपका ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे आपको डिफरेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन की वजह से आपको ये डिफरेंस दिख रहा है। अभी कुछ बच्चों को अगर पता नहीं है तो मैं ये भी
एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या करेंगे, वन बाय वन ये टेस्ट ट्यूब को उल्टा करेंगे। कहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ से हम स्लोली, ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब को रिमूव करेंगे और इसके नज़दीक मैस्टिक, बर्निंग मैस्टिक लाएंगे। अभी एनोड के केस में क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो ईच मैस्टिक जो बर्न हो रही है उसको हेल्प करके वो अच्छी जलेगी। लेकिन हमने ये अगर ये टेस्ट ट्यूब ली और दूसरी मैस्टिक की बर्निंग कैंडल उसके नज़दीक ला ली, तो उस केस में हमें क्या आएगा, पॉप साउंड आएगा। किस तरह का साउंड आएगा, POP, पॉप साउंड। कब, अगर बर्निंग कैंडल के नज़दीक ये इन्वर्टेड मैस्टिक हमने बाहर निकाली ट्यूब सॉरी, और उसमें हाइड्रोजन गैस है और वो बर्निंग कैंडल के नज़दीक ला लिया, तो उससे हाइड्रोजन गैस बाहर आना चालू हो जाएगा, तो उस वहाँ पे क्या आएगा, पॉप साउंड आएगा। तो जब भी देखो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट होने के बाद ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब से गैस बाहर आना चालू होगा, और ये ऐसे इस तरह से जो बर्निंग मैस्टिक है हम अगर लाओगे तो ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी मैस्टिक, और वहाँ पे पॉप साउंड आएगा। कब, हाइड्रोजन के केस में। लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा, इट विल हेल्प टू बर्न दैट मैस्टिक। तो देखो हमने अभी वॉल्यूम के बारे में देखा कि 2 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम, और ये मैस्टिक का कब आवाज आएगा और कब इट विल हेल्प। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ स्पेसिफिक पूरी एक्टिविटी भी आ सकती है आपको, या कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये समझ लो सिर्फ। हमने और कुछ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक। सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। अभी देखो हम मोल्टन स्टेट और एक्वियस, मोल्टन स्टेट और मैं एक्वियस का पहले आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट बोला गया, मतलब इसमें क्या है, हमने पानी डाला हुआ नहीं है। इसमें क्या नहीं किया है, पानी डाला हुआ नहीं है, ये सिर्फ हमने सोडियम क्लोराइड है और उसमें से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। सिमिलरली यहाँ पे भी Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड गैस है, मोल्टन है, मतलब क्या है, इसमें हमने पानी नहीं डाला, ये प्योर सिर्फ Al2O3 ऑक्साइड ही है सिर्फ। यह डिफरेंस है मोल्ट और एक्वियस का। इस वजह से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएंगे बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तो आपको ये यूजेस में आपको मैं आगे बता दूंगा कि उसके यूजेस क्या होते हैं। अभी तीसरा टाइप क्या है, लाइट। कौन सा लाइट, सनलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये 3 टाइप्स में से तीसरे के एग्जांपल देख लेते हैं। अभी देखो इस केस में क्या कर रहे हैं, हम ले रहे सिल्वर क्लोराइड। हम चाइना डिश है जो नीचे है ना, वो सिल्वर क्लोराइड है, हम वो डिश में रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सनलाइट को हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि उसका कलर चेंज हो रहा है। अब देखो उसका सिल्वर क्लोराइड का ओरिजिनल कलर क्या रहता है, व्हाइट रहता है। जब सनलाइट में रखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा। कौन सा, ग्रेइश व्हाइट। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, सनलाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ सिल्वर रहेगा इस डिश में और क्लोरीन गैस निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो एक एग्जांपल हो गया किसका, फोटोलिसिस का। इसके 2 एग्जांपल्स है, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का भी एग्जांपल है। यहाँ पे भी देखो कलर याद रखना, व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट, येलोइश ग्रीन। क्लोरीन गैस का कलर क्या है, येलोइश ग्रीन। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या रहता है, पेल येलो। हमने अगर सिल्वर ब्रोमाइड को भी एक चाइना डिश में रखा फॉर इन ए सनलाइट फॉर सम टाइम, तो आपको क्या पता चलेगा, पेल येलो सिल्वर ब्रोमाइड था, इट बिकम्स अ ग्रेइश व्हाइट। क्यों, क्योंकि उसमें से भी ब्रोमीन गैस निकल गया तो सिर्फ सिल्वर नीचे रह गया। तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन गैस जो बाहर निकल रहा है उसका ब्रोमीन रेड ब्राउन रहेगा, और जो नीचे बचा हुआ मटेरियल है चाइना डिश में वो ग्रेइश व्हाइट कलर का रहेगा। अभी इसका यूज क्या है, किसका, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो नीचे दिखे हुए ना रिएक्शन। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी
ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। कौन से? जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के जो दो रिएक्शंस हैं। तो हमने अभी देखे 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलो उसके यूज देख लेते हैं। हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसका यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने कोई मेटल्स के जो नेचुरली ऑकर्सिंग कुछ ऑक्साइड्स है या कुछ क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, उसमें से हमने क्या किया, वो मोल्टन स्टेट में हमें लेना है और उसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा और जो उसकी इम्प्योरिटीज है, ये जो दूसरा कंपाउंड रहेगा उसके साथ या एलिमेंट रहेगा, वो दूसरे मेटल पे हो जाएगा। अभी सोडियम मेटल क्या है? पॉजिटिव है, तो वो कैथोड इलेक्ट्रोड पे जाएगा और जो निगेटिव पार्ट है वो एनोड पे जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूज ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन से कंपाउंड्स लेकर? लेकिन क्लोराइड्स और ऑक्साइड। और हमने एग्जांपल तो अभी पीछे देखे हुए उसके। डिकम्पोजिशंस इन आवर बॉडी, डिकम्पोजिशन का बॉडी में क्या यूज होता है उसका भी देख लेते हैं। देखो, हम अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं। कौन से फूड आइटम खाते हैं? व्हीट, राइस, पोटैटोज। उसमें क्या प्रेजेंट रहता है फूड आइटम में? स्टार्च। आप लोग एक लाइफ प्रोसेसेस बोल के चैप्टर है, 6 चैप्टर है बायोलॉजी में, उसमें देखोगे कि इसका डिटेल में यूज कैसा होता है। तो स्टार्च जो रहता है ना अलग अलग फूड आइटम्स में, ये डिकम्पोज होता है हमारे बॉडी में। जब डाइजेशन होता है ना, डिकम्पोज होता है और हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करती है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो ये ग्लूकोज का यूज एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्च का डिकम्पोज हो रहा है ग्लूकोज में। वैसे ही प्रोटीन किस में कंपोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गई और या यूज हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो आप लिख सकते हो ये। चलो अभी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का प्रैक्टिकल, अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेस मतलब क्या है, डिस्प्लेस मतलब किसी को डिस्प्लेस कर देना। देखो एक क्या, सब्स्टिट्यूट कर देना। अभी देखो कोई भी एक टीम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंज्योर हो गया, तो हम उसको क्या करके डिस्प्लेस कर देंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे। इसी टाइप की ये रिएक्शन है। पहले एक मैं जनरल फॉर्म में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे AB एक कंपाउंड है प्लस C और एक कंपाउंड है, तो इसमें क्या करेगा, C क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा CB और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो C ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, A को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा CB प्लस A। तो चलो इसका भी एग्जाम्पल, पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं और एक्टिविटी के मैं फिर से आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हमें क्या करना है, इसमें आयन नेल्स लेने। कितने लेने आयन नेल्स? 3। हमें क्या करना है, 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। उन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब में कौन सा लेना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। याद रखना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर रहता है ब्लू। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या रहता है, ब्लू कलर रहता है। अब हम क्या करेंगे, जो 2 नेल्स है, 2 नेल्स, वो विल 2 नेल्स को हम क्या करेंगे, थ्रेड से बांध देंगे। उसको एक दोरा से क्या करेंगे, थ्रेड से बांध देंगे। और जो थ्रेड से बांधे हुए नेल से हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि 2 टेस्ट ट्यूब है, दोनों में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। देखो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, दोनों में भी क्या है, कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन है। अब ये आफ्टर, बिफोर और आफ्टर रिएक्शन इसलिए अलग अलग लग रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। हम बाद में क्या करेंगे, 2 नेल्स को उसमें डाल दिया, विल कीप दिस फॉर सम टाइम। तो आपको बाद में क्या पता चलेगा कि जिस टेस्ट ट्यूब में हमने आयन के नेल्स डाले हुए उसका कलर चेंज हो गया। उसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। उस जो नया कलर चेंज हो गया उस लिक्विड का, तो वो क्या हो गया, ग्रीनिश हो गया। उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब ये क्यों हुआ, अब देखो ये मैं रिएक्शन के हिसाब से समझाता हूँ और फिर बाद में एक्टिविटी पे आते हैं। कॉपर सल्फेट ये क्या था, ब्लू था, और यहाँ पे आयन्स के हमने नेल डाले हुए, आयन्स का कलर आपको पता है ग्रे रहता है। अब यहाँ पे कॉपर और आयन में क्या रिलेशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो आयन मोर रिएक्टिव है वो कॉपर को क्या करेगा, इससे रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा। तो उसका क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग से आएगा। तो फेरस सल्फेट का करंट क्या रहता है, ग्रीन रहता है, और कॉपर का ब्राउन रहता है। तो चलो फिर से हम एक्टिविटी की तरफ जाते हैं।
अभी एक्टिविटी में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट में हमने आयन डाल लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, कॉपर निकल गया, वो कॉपर का लेयर क्या हो गया, आयन के ऊपर आ गया। तो कॉपर का कलर क्या रहता है, कॉपर का कलर रहता है ब्राउन। तो वो कॉपर का कलर आपको इस नेल पे दिखेगा जो हमने सॉल्यूशन में डाला हुआ था। ये ओरिजिनल कलर है नेल का, लेकिन ये जो एक्टिविटी में या सॉल्यूशन में डाला हुआ है वो नेल का कलर हो जाता है ब्राउन। और उसमें सॉल्यूशन कौन सा होता है, आयरन सल्फेट, उसका कलर हो जाता है ग्रीन, इसलिए ये कलर हो गया चेंज। तो ये किसका एग्जांपल था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। चलो अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Those reactions in which one element takes place the another element in a compound are known as displacement reaction. क्या one element displaces the another element in a compound are known as displacement reaction. कुछ एग्जाम्पल है, देखो जितने ज्यादा एग्जाम्पल देखो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, यहाँ पे आपको कलर भी याद रखना पड़ेगा। मैं कलर नहीं बोलता हूँ, सिर्फ रिएक्शन पे क्विकली गो थ्रू करता हूँ। आपको अगर पॉज करके आपको ये सब एग्जाम्पल लिख लेने हैं उस कलर के साथ, इट इज वेरी गुड। तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक कलरलेस सॉल्यूशन प्लस रेड ब्राउन। तो आप पॉज करके ये सब एग्जाम्पल थ्रू से गो थ्रू करिए, और ये कलर पॉसिबल होगा तो सब के सब कलर्स याद रखिए। और कुछ मोर एग्जाम्पल्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ये भी सेम है, सिर्फ मुझे और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लगता है जो यहाँ पे मैंने उसको रेड बाउंड्री की है, तो वो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता हुआ, लेकिन इस रिएक्शन में क्या है, ये अलग एग्जांपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस है। क्लोरीन और आयोडीन भी क्या है, गैस है, या नॉन मेटल बोल सकते। क्लोरीन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो Cl2 गैस पोटेशियम आयोडाइड में क्या होता है, इट गेट कन्वर्टेड टू पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बाहर आ जाएगा। अब सर आप पूछोगे ऐसे ही क्यों हुआ, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव रहता है, क्लोरीन निगेटिव, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, और निगेटिव को रिप्लेस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आयोडीन बाहर आ जाएगा। तो बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप पॉज करके उसके कलर के साथ लिखना है तो लिख सकते हैं। चलो अभी अगले टाइप के रिएक्शन पे जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reactions in which two compounds, कितने compounds, two compounds reacts by exchange of ions। ions क्या होता है आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, उसका टेबल मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो by exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। पहले इसकी एक एक्टिविटी देख लेते हैं, फिर बाद में आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक्टिविटी है 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट इन अनदर टेस्ट ट्यूब बेरियम क्लोराइड। हम दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देने के बाद क्या बनेगा, हमने ये एक्टिविटी ऑलरेडी देखी हुई है पीछे में। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट में हमने देखा हुआ लगता है एग्जाम्पल। तो प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है, नीचे टेस्ट ट्यूब में सेटल हो जाएगा क्योंकि वह इनसॉल्युबल रहता है, और सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं तुम्हें एक जनरल एग्जांपल देता हूँ और फिर इस केस की एग्जांपल पे आता हूँ। एक AB प्लस CD, ये अलग अलग है, कभी भी याद रखना कंपाउंड्स में पॉजिटिव रहेगा, दूसरा निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे AC प्लस, अभी ये पॉजिटिव एक ही जगह पे आएगा तो क्या बनेगा, DB बनेगा। तो याद रखना कभी भी पॉजिटिव हम पहले आता है और निगेटिव बाद में आता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को डिस्प्लेस करेगा और बाद में निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे Ba पॉजिटिव है तो सोडियम के साथ Ba, तो बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन एक साथ आ जाएंगे तो सोडियम क्लोराइड, और उसकी यहाँ पे प्रेसिपिटेट है इसलिए सॉलिड हो गया, और सोडियम क्लोराइड तो एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा। और हमने देखा था दोनों लिक्विड फॉर्म में है तो ये एक्वियस से रहेगा। तो ये उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि आयंस रहते हैं, बेरियम आयंस पॉजिटिव है, सल्फेट आयंस निगेटिव है, तो बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। और हमने प्रेसिपिटेट का भी देखा था, प्रेसिपिटेट का फिर बार यहाँ पे एक बार डेफिनेशन दी है, एनी रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हमने एक्टिविटी 1.2 में देखा हुआ है। देखो आप पॉज करके ये अलग अलग एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिखना है तो लिख सकते हो। आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो पहले 4 रिएक्शंस में कि मैक्सिमम टाइम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना है, यहाँ पे भी इसका बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनना है, यहाँ पे ब्लैक पीपीटी, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट होता है, और लीड आयोडाइड का भी प्रेसिपिटेट बनना है। इस केस में नहीं बन रहा है लेकिन बाकी केस में बन रहा है। तो ये मैक्सिमम केस में एक प्रेसिपिटेट कुछ सॉलिड नीचे आ जाएगा और बाकी का एक्वेस सॉल्यूशन रहेगा। तो पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हो। अब देखते हैं व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी देखते थे और उससे समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। यहाँ पे ये एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.11। चाइना डिश लेनी है, उसमें 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर लेना है और उसको हमें क्या करना है? हीट करना है। हीट करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि उसका कलर चेंज हो गया है। कॉपर पाउडर क्या रहती है? ब्राउन कलर की रहती है, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ गई, ब्लैक कोटिंग आ गई। और ये कोटिंग किसकी है? ये कोटिंग है कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड की आती है। अब ये क्यों है हम आगे देख लेंगे। अभी हमें ये देखना है कि वो ब्लैक कोटिंग आती क्यों है। क्योंकि कॉपर अगर हम हीट करेंगे हवा में तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है? ब्लैक है, इसीलिए वो कोटिंग बनती है कॉपर ऑक्साइड की। तो यहाँ पे ऊपर जो बनेगा वो रहेगा ब्लैक। तो यहाँ पे चलो रिएक्शन देख लेते हैं। कॉपर प्लस O2 इज CO। अभी आपको पता है ये O2 क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने आपको कुछ रूल स्टार्टिंग में भी बता दिए थे। कॉपर प्लस ऑक्सीजन इफ यू गिव्स हीट कॉपर ऑक्साइड। अभी इसी में अगर रिवर्स रिएक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे? इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगेन द कॉपर, जो कॉपर ऑक्साइड था ना वो ब्लैक बना हुआ, वो क्या हो जाएगा? फिर से ब्राउन बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड क्या बन जाएगा? फिर से ब्राउन। तो कॉपर ऑक्साइड अगर उसके ऊपर से हमने हाइड्रोजन गैस हीट के साथ पास कर दिया तो कॉपर और वाटर बन जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन उस वाटर को खींच लेता है और वाटर बनाता है, और कॉपर से फिर से प्योर कॉपर जो ऑक्साइड का लेयर था वो निकल जाके फिर से कॉपर बनता है। अभी इस केस में ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है ये देख लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन की 3 डेफिनेशन से आपको जो याद रखनी है वो रखो, लेकिन ज़्यादा प्रेफर्ड है फर्स्ट वाली डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ सब्सटेंस। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे ऊपर वाली है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन। इसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों केस में हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तीसरी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, या उसको हम ऑक्सीडेशन हो गया ऐसा बोल सकते हैं। चलो अभी रिडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रिडक्शन। क्या कर रहे हैं हम? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट केस में तो क्या था? ऑक्सीडेशन केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था। इस केस में क्या है? उसका अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। उसमें क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था। किसके केस में? ऑक्सीडेशन के। लेकिन इसके केस में क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रिडक्शन। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में उस केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव था, इस केस में द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, उस केस में था सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। किसके केस में? ऑक्सीडेशन के केस में। लेकिन इस केस में द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। ये 3 डेफिनेशन है, लेकिन ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा 1।
अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा या सिर्फ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी इसके। या पहले व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको एक रिएक्शन दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा है, पहचानो, या फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ठंडे दिमाग से पहले डेफिनेशन को याद कर लो और फिर बाद में आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो पहले डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल के साथ आपको ये समझा भी दूंगा। देखो, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को देता है उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जो सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। या द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, या जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प करता है या निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका अपोजिट अभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा, हाइड्रोजन के बारे में रहेगा। यही सिर्फ डिफरेंस है। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को देगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। या द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, इस केस में ऊपर क्या था, रिमूव हाइड्रोजन था, इस केस में क्या रहेगा, रिमूव्स ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, जिस केस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिडॉक्स। अभी रिडॉक्स नाम कैसे डिराइव हुआ है देखो, रिडॉक्स REDOX से हमने क्या लिया है, सिर्फ पहले 3 वर्ड्स लिए RED, एंड ऑक्सीडेशन से हमें क्या लिया है, सिर्फ OX लिया है। तो इसका दोनों के मिला के हुआ है रिडॉक्स। अभी एग्जांपल, जो हमने पहले वाला एक्टिविटी देखा था कॉपर का, हमने हीट करके उसका ब्लैक लेयर हो गया ऑक्सीजन का, उसके ऊपर से हमने क्या किया, हाइड्रोजन पास किया। इस केस में क्या हो रहा है देखो, कॉपर और वाटर बन रहा है। अभी इसमें किस किस को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन, इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे दूसरा क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन निकलता है हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का उसका रिडक्शन हो रहा है इनटू द कॉपर। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। सब्सटेंस रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द कॉपर ऑक्साइड। अभी आप पूछोगे सर क्यों, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डेफिनेशन देखा था। डेफिनेशन में क्या देखा था, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीडेशन, सॉरी द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, हाइड्रोजन को, इसीलिए हम कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन की सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट के 2 डेफिनेशन है कि द विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन या विच रिमूव्स ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 2 डेफिनेशन क्या है, विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन या रिमूव्स हाइड्रोजन। तो इस केस में पहली डेफिनेशन एप्लीकेबल हो रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, लेकिन इस केस में दूसरी डेफिनेशन विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन या विच रिमूव्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, इसीलिए हमने उसको बोला गया है रिड्यूसिंग एजेंट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं नीचे वाला। यहाँ पे देखो एग्जांपल नीचे है और बाद में मैंने उसको ऊपर लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, यहाँ पे क्या होता है, सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे देखो अभी ये स्टार्टिंग वाला देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है, हमारा डेफिनेशन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन से बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या उसको हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये आपको डेफिनेशन पता है तो आप बराबर लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। अब देखो यहाँ पे एक बाइक उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये भी देख लेते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2S, सब्सटेंस रिड्यूस Cl2, ये तो हमने देखा हुआ है।
अभी Cl2 को क्या बोला गया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से मैं आपको एक रिकॉल कर देता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन। द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, इस केस में क्या हुआ था? ऊपर के इसने ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया था, लेकिन इस केस में क्या कर रहा है? ये क्लोरीन रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को। क्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ पे? द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन का बोला गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था और यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। दोनों केस में दोनों भी क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। द सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, या द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है इससे, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको दोनों डेफिनेशन पता होगा, तब ही आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छी तरह से बता पाओगे। ये देखो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये भी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आप अभी अच्छी तरह से बता पाओगे। यहाँ पे देखो अभी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या हो रहा है? मैग्नीज क्लोराइड वाटर प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पे कौन सा क्या रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लूजिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है? लूजिंग हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? Cl2 बन रहा है इसमें से, यहाँ से ये आपको लिखना पड़ेगा। और सिमिलरली इन दिस रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? ये दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन के एवरीडे लाइफ में क्या मतलब क्या डैमेज करता है वो? देखो अभी ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एंड फूड। ऑक्सीजन जो है ना, जो हवा में रहता है वो मेटल्स पे और फूड पे रिएक्ट करता है। जो हमने अब ऑक्सीडेशन देखा उसका डैमेजिंग इफेक्ट हम देख रहे हैं अभी। तो जब वो मेटल पे जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तब हम उसको बोलते हैं करोजन। जब मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। और जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब हम उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। तो ये है कोरोजन इन केस ऑफ मेटल एंड रैंसिडिटी इन केस ऑफ फूड। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज रैंसिड। तो हम पहले देखते हैं कोरोजन इन डिटेल और देन फिर रैंसिडिटी के ऊपर जाते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय कोरोजन? कोरोजन की डेफिनेशन याद रखना। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप। ईटन अप मतलब उसको खराब कर देते हैं या थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। आप पूछोगे सर आपने तो ऑक्सीजन ही बताया था ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कोरोजन के केस में कभी कभी सिर्फ हवा नहीं, वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की वजह से भी होता है, या कुछ केमिकल की वजह से भी कोरोजन होता है। तो ये जेनरिक डेफिनेशन हो गया कोरोजन का। देखो अभी आयन का जब ऑक्सीडेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। आयन का जब ऑक्सीडेशन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयन मेटल इज द मोस्ट कॉमन कोरोजन। सबसे जो कॉमन कोरोजन है वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयन है। अब यहां आप नीचे देखोगे तो रिएक्शन दी गई है रस्टिंग की। आयन प्लस ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन भी रहता है, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स रहे तो वाटर ड्रॉपलेट। इस यक्स का मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी? हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड Fe2O3, 2Fe2O3, यहाँ पे नीचे डॉट है XH2O। अब सर आप पूछोगे सर यहाँ पे x का क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स हर टाइम कांस्टेंट नहीं रहते हैं इस रस्टिंग के केस में, इसलिए हमने x लिखा है। कभी यहाँ पे x का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए हमने उसको x मतलब वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है। आपको वेरिएबल पता है, मैथ में पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए हमने उसको लिखा है। देखो द रस्टिंग ऑफ आयन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयन क्या है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अभी रस्ट होता है मतलब एक्चुअली क्या होता है? जब रस्टिंग होता है ना, तो
रस्ट एक सॉफ्ट है और पोरस सब्सटेंस है। जब भी हवा ऑक्सीडेशन होगा या पानी से वो रस्ट होना चालू हो जाएगा तो एक सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस, देखो यहाँ पे एक दिखाया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर के लेयर को सॉफ्ट और पोरस करके नीचे गिराना चालू कर देगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से नया रस्टिंग चालू हो जाएगा। तो इसी तरह से आयन को वो क्या करेगा, खा लेगा पूरा तरह से। तो पहले क्या हो गया, यहाँ पे भी ये आयन का अच्छा एक पिलर हो जाएगा, पिलर होगा, ऑक्सीडेशन और पानी की वजह से क्या होगा, सॉफ्ट और पोरस हो गया, वो नीचे गिर जाएगा, फिर से वो बनेगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, रस्टिंग और कोरोजन की वजह से वो खा लेगा उस आयन के रॉड को। अब इसका और कहाँ कहाँ पे करोजन होता है, और दो एग्जाम्पल्स है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ करोजन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पे आपने देखा होगा ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो भी एक करोजन का एग्जाम्पल है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर अगर कोई भी अपना पॉट होगा घर पे तो उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, क्यों, करोजन की वजह से। देखो करोजन ये जो चीज़ है वो बहुत ही खराब चीज़ है, क्यों, क्योंकि जो भी अपने आयन के एटम्स रहेंगे जैसे कि कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयन नेलिंग, शिप्स, इस सब को ये खराब कर देता है। या एवरी ईयर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस द डैमेज्ड आयन। ये करोजन की वजह से जो भी खराब हो जाता है ना, उसको हम रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि वो वीक हो जाता है। वो जैसे कि अगर कहाँ पे अपना एक ब्रिज है, ब्रिज पे कोई लोहे का बार बना हुआ है, अगर वो हमने रिप्लेस नहीं किया तो क्या करेगा, दैट ब्रिज इज रिस्क, तो इसलिए हमें वो रिप्लेस करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फूड्स एंड ऑयल्स। जहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या करता है, डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड्स, लेकिन कौन से फूड आइटम पे, जनरली फैट्स एंड ऑयल पे कर देता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फैट्स और ऑयल के जो फूड आइटम्स है उससे रिलेटेड है, उसका अनप्लीजेंट स्मेल आएगा और टेस्ट भी लगेगा। अनप्लीजेंट मतलब खराब स्मेल आ जाएगा और टेस्ट, हम अगर वो जो ऑक्सीडाइज आइटम्स खाना चालू करेंगे तो उसका टेस्ट भी खराब लगेगा। हम क्या बोलेंगे, ये फूड खराब हो गया, ये जो फूड आइटम्स है खराब हो गए, तो उसका टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा नियरली सोर या स्टेल, जो बोलते हैं ना शीला अन्न, शीला मतलब खराब हो गया हुआ फूड आइटम्स। अभी उसके डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, हवा में है, रिडक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज द रेंसिडिटी। या ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड्स is called as the rancidity. The oxidation of fats and oil which gives the unpleasant smell and taste is called as the rancidity. इस टाइप के आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अब हमें ये जो रेंसिडिटी होती है उसको प्रिवेंट या अवॉइड करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, हाउ टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। देखो हमें अगर घर पे बहुत फूड आइटम्स रहते हैं, उसको अगर इसको प्रिवेंट करना है रेंसिडिटी को, तो क्या करना चाहिए, वो हमें 5 वेज बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट। अभी व्हाट इज मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स आर नथिंग बट द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखो एंटीऑक्सीडेंट्स आर नथिंग बट द रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट हमने अगर किसी फूड आइटम में ऐड कर दिया तो वो क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को खींच लेंगे, तो वो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देंगे उस फूड आइटम्स का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी कौन से कॉमनली यूज एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, BHA, BHA मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा है BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलोइन, ये दूसरा एंटीऑक्सीडेंट हो गया। दिस इज द फर्स्ट वे बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा क्या है, अब देखो हमें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन गैस भरना पड़ता है। रेंसिडिटी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। आपके पास के जो पैकेट रहते हैं ना, पैकेट्स, उसमें भी क्या करा जाता है, पहले नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, वेपर्स भर जाते हैं और फिर बाद में उसको पैक किया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, जो ऑक्सीजन रहेगा ना उस पैकेट में, वो ऑक्सीजन निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस की वजह से वो जो पोटैटो वेपर्स है या चिप्स है वो अच्छे रहेंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव। नाइट्रोजन गैस वेपर के साथ या फूड आइटम के साथ
रिएक्शन नहीं होने देगा और इट विल कीप दो पोटैटो चिप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए वो जो पोटैटो वेपर्स रहते हैं ना वो अच्छे रहते हैं बहुत दिनों के लिए। क्यों? नाइट्रोजन की वजह से। देखो कभी कभी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई द पोटैटो वेपर्स या चिप्स व्हाई दीज आर फिल्ड विद द नाइट्रोजन गैस। तो क्या बोलेंगे हम? द नाइट्रोजन गैस इज वेरी अनरिएक्टिव एंड इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ दोज पोटैटो चिप्स, दैट्स व्हाई द नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन द पोटैटो चिप्स पैकेट्स या फूड पैकेट्स। आपको यहाँ पे कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो आपको रेंसिडिटी की डेफिनेशन भी लिखना जरूरी है। रेंसिडिटी क्या होती है फिर बाद में आपको ये एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। थर्ड है हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी का। हम तीसरा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। प्रिवेंट पूरी तरह से नहीं कर सकते लेकिन उसका थोड़ा स्लो कर सकते हैं प्रोसेस। पूरी तरह से रेफ्रिजरेटर से हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे लेकिन स्लो कर सकते हैं। क्यों स्लो कर सकते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कम रहता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या रहती है, फैट्स और ऑयल्स की स्लो डाउन हो जाती है लो टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए हमने अगर कुछ जो ऑयल और फैट के आइटम रेफ्रिजरेटर में रख लिए तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो कर देगा या रेंसिडिटी स्लो कर देगा। चौथा है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड और प्रिवेंटेड बाय यूजिंग स्टोर्ड कंटेनर या एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट मतलब ऐसे कंटेनर में फूड आइटम्स रखो जहाँ पे उस हवा ही नहीं जा पाए। जैसे कि अपने टिफिन बॉक्सेस अगर जो अपना टिफिन अच्छा रखना है, जैसे कि हम सुबह टिफिन पैक करके स्कूल में या जो जॉब करने लोग जाते हैं उसके लिए एयर टाइट कंटेनर्स में रख दिया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन नहीं होगा और जो आपका फूड है वो अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा जल्दी। तो आप 3-4 घंटे बाद खाते हो तो अच्छा रहेगा। इसीलिए रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। व्हाट इज द फिफ्थ वे? रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। मतलब सनलाइट में मत रखो, जहाँ पे ज़्यादा लाइट है, या कीप इट अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो फैट्स और आइटम कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट सो दैट टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी और टू रिटार्ड द रेंसिडिटी। यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया। अब देखो ये नीचे लास्ट में क्या है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। लीड की वैलेंसी 4 भी है और 2 भी है, लेकिन हम ज़्यादातर से क्या यूज़ करते हैं, 2 वाले यूज़ करते हैं। और बेरियम की वैलेंसी है 2। देखो मैंने यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी बहुत से बच्चों को पता रहती है, लेकिन लीड या बेरियम है इसकी वैलेंसी बहुत से बच्चों को पता नहीं है। तो दोनों का भी ये पॉजिटिव रहेगा और 2 दोनों की वैलेंसी है। तो देखो अगर आपको ये मेरा पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।